केंद्रीय सरकारी संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण को लेकर। तो पहले इसमें आता है काका कालेलकर रिपोर्ट। केंद्रीय स्तर पर आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 1953 में पहले ओबीसी आयोग की नियुक्ति की, जिसे कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका नाम इसके अध्यक्ष काका कालेलकर पर रखा गया था। कालेलकर आयोग में 11 सदस्य थे, जिसमें से अधिकांश बिलोंग टू लो कास्ट, and its chairman Kaka Kalelkar was a Brahmin, a freedom fighter from Gujarat. तो आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना था। कालेलकर आयोग ने ओबीसी की पहचान के लिए 4 मापदंड अपनाए। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था में निम्न जाति स्थिति, जाति और समुदाय के प्रमुख वर्ग में शैक्षिक प्रगति की कमी, सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त या नागन मतलब लगभग ना के बराबर और नो प्रतिनिधित्व, और कृषि, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में अपर्याप्त या नगण्य या 0 नो प्रतिनिधित्व, जिसे हम लोग कह सकते हैं ना कि इन एडिकेट और नो रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। कालेलकर आयोग ने 2399 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की, जो केंद्रीय सरकारी संस्थानों में आरक्षण के पात्र थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कालेलकर आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था। सरकार का तर्क था कि आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंड लागू नहीं। यह तर्क दिया गया कि आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड लागू नहीं किए, और केंद्र सरकार में आरक्षण को लेकर 1993 में मंडल आयोग की रिपोर्ट, एक अन्य आयोग की रिपोर्ट लागू होने तक केंद्रीय स्तर पर आरक्षण लागू नहीं किया जा सका। अब आते हैं मंडल आयोग पर, जिसे हम लोग कहते हैं मंडल आयोग की रिपोर्ट या फिर मंडल आयोग कह लो। तो कालेलकर रिपोर्ट की सिफारिशों को खारिज किए जाने से पिछड़े वर्ग में आक्रोश फैल गया। 1950 के दशक में कालेलकर रिपोर्ट को खारिज किए जाने से लेकर 1990 में बीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा तक पिछड़े वर्ग, समाजवादी नेता, राजनीतिक दल और कृषि समुदाय से जुड़े किसान नेता केंद्र में सार्वजनिक पदों पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने हेतु समर्थन जुटाते रहे। राज्य में आरक्षण के संबंध में चूंकि दक्षिण भारतीय राज्यों ने 1950 से 1970 के दशक तक ओबीसी आरक्षण को पहले ही लागू कर दिया था, इसीलिए उत्तर भारतीय राज्यों में ऐसी मांगे और भी प्रबल हो गई और दावेदार प्रबल हो गए। 1970 के दशक के मध्य तक सार्वजनिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हिंदी भाषी राज्य में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ, जिसे हम AIBCF कहते हैं,
इसे बोला जाता है ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन। ये था कि समाजवादियों किसान नेताओं जैसे चौधरी चरण सिंह, जिनका जाट, यादव, कुर्मी आदि जैसे किसान समुदायों में मजबूत समर्थन था, का एक साझा एजेंडा बन गया था। संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने दिसंबर 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया। इस आयोग का गठन भारत के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के मानदंडों को निर्धारित करने और उन वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। मंडल आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि भारत की जनसंख्या में लगभग 52% ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है, इसलिए 27% सरकारी नौकरियां उनके लिए आरक्षित होनी चाहिए। आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के 11 संकेतक विकसित किए। हिंदुओं में पिछड़े वर्गों की पहचान करने के अलावा आयोग ने गैर हिंदुओं जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध में भी पिछड़े वर्ग या वर्गों की पहचान की। इसके तहत अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन AIBCF की 3743 जातियों की सूची और अधिक वंचित पिछड़ा वर्ग की 2108 जातियों की सूची तैयार की गई। पिछड़े वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों और नेता जनता पार्टी के प्रमुख कॉन्स्टिट्यूएंट यानी घटक बन गए, जिसने 1977 से 1979 में केंद्र सरकार बनाई। वे मोरारजी देसाई सरकार को प्रभावित करने में सफल रहे और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और केंद्रीय संस्थानों में उनके लिए आरक्षण लागू करने के उपाय सुझाने के लिए एक पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन करवाया। इस प्रकार 1979 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका नाम इसके अध्यक्ष बीपी मंडल के नाम पर रखा गया। 1931 की जनगणना के बाद कोई जाति जनगणना नहीं हुई, इसलिए यह जनगणना मंडल आयोग द्वारा पिछड़ा या पिछड़ी जातियों की पहचान करने वाली एकमात्र जनगणना बन गई। मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंडल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद कई राजनीतिक दलों और ओबीसी नेताओं ने इसके कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन की मांग उठाई। पीपी सिंह ने कांग्रेस से अलग होने के बाद जनता दल का गठन किया। जनता दल में कई दल, ओबीसी नेता या उनकी अगली पीढ़ी के वंशज शामिल थे। परिणाम स्वरूप जो पहले जनता पार्टी का हिस्सा थे, परिणाम स्वरूप मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन को 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया गया। इस चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण केंद्र सरकार में दूसरी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे 1989 से 1990। यह राष्ट्रीय मोर्चा नामक गठबंधन सरकार थी, जिसमें जनता दल प्रमुख सहयोगी थी। चूंकि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना जनता दल के घोषणा पत्र
में शामिल था। इसलिए वीपी सिंह सरकार ने जुलाई 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की। रिपोर्ट लागू होने के बाद या होने से भारत में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को निम्नलिखित शर्तों पर लागू करने के निर्णय को बरकरार रखा। एक ओबीसी में क्रीमी लेयर एक निश्चित वार्षिक सीमा के साथ, जिसे केंद्र सरकार समय समय पर बदल सकती है, को ओबीसी के लिए निर्धारित आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाएगा। इसका अर्थ है कि ओबीसी आरक्षण केवल नॉन क्रीमी लेयर को ही दिया जाएगा, जिनकी आय क्रीमी लेयर को बाहर रखने के लिए निर्धारित सीमा से कम होगी। या भी श्रेणियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण की कुल सीमा कुल पदों के 50% से अधिक नहीं होगी। क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 22.5% आरक्षण प्राप्त है, इसलिए ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 27.5% निर्धारित की गई। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर मंडल आयोग की सिफारिशों को 1993 में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 2006 में यूपीए बंद सरकार ने केंद्रीय सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण का विस्तार किया कि 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% कोटा को बरकरार रखते हुए उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली सरकारी अधिसूचना को रद्द कर दिया। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को भी बरकरार रखा कि संयुक्त आरक्षण लाभार्थियों की संख्या भारत की जनसंख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। फैसले और इस प्रावधान के माध्यम से क्रीमी लेयर की अवधारणा को भी लोकप्रियता मिली कि एक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए और पदोन्नति तक विस्तारित नहीं होना चाहिए। हाल ही में संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करता है, जिसमें आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान किया करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने वाले प्रावधान जोड़े गए हैं। यह 10% आर्थिक आरक्षण पर 50% आरक्षण सीमा के अतिरिक्त है।